सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णिमा उमेश, सहायक प्राध्यापिका, संत फिलोमिना कॉलेज स्वायत्त मैसूर से आपके सामने आई हूँ कहानी वापसी को लेकर, जिसके लेखिका उषा प्रियमवदा। और उषा प्रियमवदा के बारे में पहले हम जानेंगे तो इनकी जन्म हुआ था 1930 में, यानी 1930 में। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दो राह और प्रथम प्रश्न और उत्तर। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रमुख कहानी के बारे में अगर हम जानेंगे तो वापसी एक ऐसी कहानी है जो वृद्धों के बारे में लिखा गया है, जो अपने पूर्ण रूप पर नौकरी करके जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनकी जो आशा आकांक्षाएं रहती है तो उस पर कैसी पानी गिर जाती है, तो इसके बारे में लिखा गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में हम देख सकते हैं गजाधर बाबू, जिनके ही बारे में यहाँ पर लिखा गया है वापसी, यानी वो किस तरह वापस जाते हैं या फिर वापस आते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और प्रमुख रूप में गजाधर बाबू के बाद उसकी पत्नी है और गणेशी करके एक नौकर है, जो जब वो एक रेलवे में काम कर रहा होता है तो उस क्वार्टर्स में उसके नौकर के रूप में रहता है गणेशी। और गजाधर बाबू के बच्चे भी हैं, 4 बच्चे। अशोक है बड़ा और उसकी शादी हो चुकी है, अशोक की पत्नी भी है। और दूसरी लड़की है जो उसकी शादी हो चुकी है। और अभी तीसरा है नरेंद्र, जो अभी पढ़ रहा होता है। और बसंती उसकी पुत्री है, वो भी पढ़ रही होती है कॉलेज में। तो कहानी जैसे शुरू होती है तो गजाधर बाबू की उस क्वार्टर्स से शुरू होती है जहाँ के कमरे को वो आज खाली कर रहा है और गणेशी उसको डब्बे और बिस्तर बांधने में वो उसे सहाय कर रहा है। और एक डब्बी की ओर दृष्टि जाते हुए कहता है, डब्बी क्या है गणेशी? तो वो कहता है, मेरी पत्नी ने आपके लिए बेसन के लड्डू बनाकर दिए हैं और गणेशी तुम अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे सहायता करूँगा। तो गणेश भी बोलता है कि अगर आप रहते तो एक हाथी का बल रहता। तो वादा करता है गजाधर बाबू की मैं जहाँ भी रहूँगा तो मैं ज़रूर सहाय करूँगा। और वहाँ से वो चल लेता है अपने घर की ओर। अपने जूते को छोड़कर अपने क्या है टोपी को उतारते हुए अंदर चला जाता है कि देखता है कि वहाँ पर नरेंद्र कोई भी चित्र को देखकर उसी की नकल करते हुए वहाँ पर डांस कर रहा है, नाच रहा है। और भाभी यानी अशोक की पत्नी जो है अपने सर से पल्ला हट चुका है, सर पर से जो पल्ला था वो हट चुका है और मस्ती में वो खुशी के मारे वो इतनी जोर से हंस रही है कि उसको होश हवा नहीं है। और अपनी बेटी भी यानी बसंती भी वहाँ पर जोर जोर से हंस रही है, तीनों मस्ती में थे। और जैसे ही उसने वहाँ गया, अंदर गया गणेशी गजाधर बाबू, तो सब लोग वहाँ से उठकर एक एक करके अंदर जाने लगे, लेकिन बसंती वहाँ पर बैठी रही। और वो जाना भी चाहती थी, लेकिन वहीं पर बैठी थी कि वो एक चाय बना कर दे देती है। तो चाय पीते ही वो कहता है गजाधर बाबू, बिट्टी चाय तो फीकी है। तो वो चाय मिलाने शक्कर मिलाने के लिए जाती है, तो रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तो मैं देख लूँगा, वो ठीक से कर देगी। तो माँ भी आती है यानी गजाधर बाबू की पत्नी, और देखते ही वो अपना क्या है ड्रामा शुरू कर देती है, नौटंकी। यानी सारे में झूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में गर्म धर्म कुछ भी नहीं, ऐसा वो कहना शुरू कर देती है। और बहू के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोलना उसकी आदत हो चुकी है। और नौकर को पुकारती है तो नौकर भी वहाँ पर नहीं है, और वो कहती है शायद बहू ने उसे बाजार भेजा होगा। तो गणेशी को याद आता है कि अगर पैसेंजर ट्रेन सुबह सुबह आती है तो उससे पहले गर्मा गर्म पूरियाँ और उसके साथ जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, ये सब गणेशी हमेशा सामने रखता था। अगर पैसेंजर ट्रेन आना अगर लेट हुए तो भी परवाह नहीं, वो टाइम के समय के हिसाब से वो हमेशा इसके लिए खातिरदारी करता रहता था। और वो ये सब देख कर गजाधर बाबू पत्नी से पूछता है कि बहू क्या करती रहती है? तो पढ़ी रहती है और बसंती कॉलेज जाती है, तो सारा काम मुझ पर ही है। तो वो पूछता है, बसंती को आवाज़ देता है, कौन? गजाधर बाबू। और बसंती को समझाता है कि देखो बेटी, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही है,
तुम सुबह का खाना जो है वो तुम्हारी बाबी कर ले और रात का खाना तुम कर लो और दोपहर का तुम्हारी माँ कर लेगी, तो क्योंकि उसका शरीर आज दुर्बल होता रहा है और आप दोनों को सहायता करनी होगी। तो बसंती कहती है मुझे पढ़ना भी पड़ता है, तो तुम सुबह पढ़ लिया करो। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, यानी बसंती चली जाती है। और वहाँ से वो कहती है कि ये तो बहाना है, वो तो सिर्फ शीला के घर जाना चाहती है जहाँ पर बड़े बड़े लड़के हैं, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा गजाधर बाबू की पत्नी भी कहती है। तो बैठक में जो कुर्सियाँ थी उसे हटाकर वहाँ पर एक चारपाई लगा दी गई है गजाधर बाबू को, और यानी टेम्पररी जो एडजस्टमेंट करते हैं उस तरह से आज उसके लिए किया गया है। उसका खुद का घर है लेकिन रहने के लिए जगह नहीं। एक्चुअली घर में 3 कमरा है। एक होता है जो बरामदा, जहाँ पर वो एक सोफा सेट है जो अशोक के बहू लाई है और उस पर जो रंगीन जो कढ़ाई की है उसने अब खुद अपने हाथों से किया है। तो और एक कमरा है जहाँ पर अशोक और अशोक की पत्नी रहती है, और तीसरा कमरा है जहाँ पर रसोई के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ पर अचार और दाल और चावल और घी के बदबू वहाँ पर बीच बीच में आती रहती है। तो उसी के बीच में एक कमरा है जहाँ पर उसकी पत्नी वहाँ पर रहती है, गजाधर बाबू की पत्नी। तो इस तरह से गजाधर बाबू को जो बरामदा है वहाँ पर चारपाई लगाकर वहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है। और जैसे ही जगहों को देखता है, घर के व्यवस्थाओं को देखता है, वो पत्नी से कहता है अभी हाथ में पैसा कम रहेगा, क्योंकि अभी तो वो कमा नहीं रहा, सिर्फ पेंशन आएगी, तो कुछ खर्च कम होना चाहिए, ऐसा पत्नी को कहता है। तो पत्नी कहती है कि मैं किस किस का पेट काटूं और जी भर में सिर्फ काम ही करती रही, ना मन का पहना और ना ओढ़ा। इस तरह से जब वो कहती है तो गजाधर बाबू को बहुत ही दुख होता है कि ये पत्नी है मेरी, जिसके साथ मैंने जीवन किया था और जिनके साथ मेरे 4 बच्चों के साथ में हंसी खुशी रहना चाहता था, लेकिन ये तो सिर्फ हमेशा अपनी शिकायतें लेकर आती है। तो जब पति पत्नी बैठकर बातें करते हैं तो ऐसी बातें होनी चाहिए कि वो सकारात्मक हो, लेकिन ये हमेशा समस्याओं के ढेर लेकर हमेशा यहाँ पर आती है कि मैं ना पहनी ना ओढ़ी। और वो पूछता है तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? तो वो कहती है कि रुपए से ही आदमी हमेशा अमीर नहीं होता, इतने बच्चे हैं, बहू है, और क्या चाहिए तुम्हें? तो हाँ, वो कहती है कि बहू हमेशा काम करने के लिए आज गई है, तो देखेंगे आज क्या करके आती है रसोई में। तो पहली बार बहू को उसने रसोई में भेजा है तो सारी उसकी जो निगाह है उसी की ओर है। तो वो सोती रहती है। गजाधर बाबू उसको देखते हैं कि जिस युवती से उसने विवाह करके आया था, जिसके मधुर मुस्कान से वो हमेशा याद करता रहता अपनी पूरी जिंदगी में, अपने 45 वर्ष की जो उसकी क्या है कार्य उसने किया था अपने रेलवे डिपार्टमेंट में यानी विभाग में, तो वहाँ पर वो यही सोचता रहता था कि मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा, उससे बातें करूंगा, उसकी मुस्कान को देखूंगा। लेकिन ये तो यहाँ पर तो उसका उल्टा ही हो रहा है। पत्नी ना तो उतना देखभाल कर रही है, ना उसके बारे में चिंता कर रही होती है, उसके तो हमेशा अपने बहू के ऊपर आरोप लगाना ही एक कार्य हो चुका है। तो और वहाँ से रसोई से कुछ आवाज़ आती है तो उठकर वहाँ से दौड़ कर जाती है उसकी पत्नी, और वापस आते ही कहती है नो, चौका खुला रखा है आपकी बहू ने। और बिल्ली ने आकर दाल की पतली जो है उसे गिरा दी है, और सारा का सारा दाल अभी जमीन में गिर चुका है, अभी क्या परोसोगी? तो इस तरह से जो समस्या लेकर आती है। तो नरेंद्र को जब वो परोसा जाता है तो बसंती आज रात की खाना बनाई हुई है, वो जानबूझकर आज ठीक से नहीं बनाती। तो नरेंद्र कहता है मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। तो बसंती तो खाना मत, ऐसा कहती है। कैसे भी गजाधर बाबू खाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और नरेंद्र पूछता है किसने बताया था तुम्हें खाना बनाने के लिए? तो बाबू जी का नाम यहाँ पर बीच में आ जाता है।
तो वो कहता है बाबूजी को बेटे बेटे यही सोचता है, ऐसा नरेंद्र कहता है। और नरेंद्र गजाधर बाबू सुन लेता है और पत्नी से पूछता है इतनी बड़ी हो चुकी है, क्या उसे खाना बनाना भी नहीं आती? तो आती तो है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा बनाती है, ऐसा पत्नी भी कहती है। तो गजाधर बाबू को बहुत बुरा लगता है और एक दोबारा वो क्या है बेटा रहता है तो नौकर की बात आती है। नौकर के बारे में पत्नी कहती है कि वो बाजार जाता है तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ रुपया ले लेता है और खाने के लिए बैठता है तो भी बहुत खाता ही रहता है। तो वो कहता है आज नौकर को हटा देंगे क्योंकि 3 मर्द हैं घर में, तो हम कैसे भी हम कामकाज हम बांट लेंगे। तो ये सुनकर अमर कहता है कि ये सी काम हमसे नहीं होगी, है ना। तो गजाधर बाबू हमेशा बैठक में बैठे रहते हैं, तो इससे बहुत ही समस्या हो रही है बहू और बसंती और अमर को, क्योंकि अमर और उसके दोस्त हमेशा आकर वहाँ पर गप्पा मारते थे। वहाँ से बहुत सारी खाना ये सभी बाहर जाती थी। अमर की पत्नी बना लेती थी और मौज मस्ती का एक डेरा होता था घर में, लेकिन गजाधर बाबू हमेशा बैठक में बैठे रहते हैं। तो ये समस्या हो गई है घर के लोगों को, तो अलग रहना चाहता है अमर। तो क्या ज़रूरत है, क्या हुआ उसे, ऐसा पूछने पर वो कहती है कि उसे घर में रहना ठीक नहीं लगता और बहू भी किसी से क्या है अच्छी नहीं रहती है। तो बाद में गजाधर बाबू कहता है जल्दबाजी ना करे, थोड़ा रुक ले, ऐसा वो कहता है। और जैसे ही अमर घर के अंदर आता है तो पूछता है कि नौकर को आवाज़ देता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि पिताजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। तो कैसे छुड़ा दिया? तो वो कहती है पैसा बचत करना चाहते हैं। तो ये होने के बाद क्या होता है कि इस बात से बहुत ही दुखी हो जाता है कि बहू का बोलने का अंदाज जो होता है कि बचत करना चाहते हैं वो, तो ये आवाज़ उसको चुभ लेती है और वो कहता है कि बेटे बेटे यही सोचता है उसे। तो ये सभी बातें वो सुन लेता है दोबारा। आज उसे बाहर जाने की इच्छा नहीं है, वो टहलने के लिए नहीं गए, घर के अंदर ही है और बत्ती भी नहीं चलाए, वो अंदर सो रहे हैं, लेकिन घर के लोगों को पता नहीं है कि वो अंदर ही है। बातें करना शुरू कर देते हैं कि नरेंद्र कहता है अम्मा बापूजी से कह दो कि वो चुप रहे, पड़े पड़े चुप रहे। इस तरह से आप लोग नौकर को हटा देंगे तो क्या मैं साइकिल के ऊपर आटा लेकर क्या आटा पिसाने जाऊंगा? क्या अच्छा लगेगा? और बसंती भी कहती है मैं कॉलेज जाऊंगा और घर में काम भी करूं, ऐसा नहीं हो सकता और ये मेरी बस की बात नहीं है। और अमर कहता है कि बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहे, ऐसा वो कहता है। और आकर गजाधर बाबू की पत्नी जब दिया जलाती है तो लाइट जलाती है बिजली, तो उसे पता चलता है कि गजाधर बाबू वहीं पर पड़े हैं और सो रहे हैं, आँख मूंद कर सब सुन रहे हैं, तो उसे लज्जा आ जाती है। तो दूसरे दिन गजाधर बाबू हाथ में चिट्ठी लिए हुए आते हैं, पत्नी से आवाज़ करते हैं कि वो आ जाए और जैसे ही वो आती है तो उसे कहते हैं कि मुझे सेठ रामजी मल की चीनी के मिल में नौकरी मिल गई है, मुझे कल ही वहाँ पर जाना होगा और क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? तो पत्नी कहती है इतनी बड़ी गृहस्थी है कि बड़ी बेटी भी है, उसका सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं नहीं आने वाली। तो गजाधर बाबू कहता है मैं सिर्फ यूँ ही पूछ रहा था। तो ऐसा कहकर वो अपना बिस्तर बांधने के लिए नरेंद्र हेल्प करता है और उसका एक ट्रंक था वो भी रेडी करता है। तो यहाँ पर रिक्शा बुला लेता है नरेंद्र और वहाँ पर उसका बिस्तर और उसके ट्रंक टिन के बॉक्स को वहाँ पर रख देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अपने पूरी परिवार को एक बार देख लेता है वो और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो चला जाता है माँ यहाँ पर आती है और बच्चे वहाँ पर कहते हैं कि चलो एक फिल्म देखने के लिए चले।
तो अमर की पत्नी सिनेमा देखने के लिए चलने के लिए तैयार होते हैं। बसंती भी उसके साथ चलने के लिए तैयार है और अमर की माँ यानी गजाधर बाबू की पत्नी कहती है कि यहाँ पर अरे नरेंद्र, बाबूजी के चारपाई जो है कमरे में वहाँ से निकाल दो, उसने चलने आने में अड़चन होती है। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो वापसी उषा प्रियंवदा जी ने जिस तरह से वापसी का चित्रण किया है वो इस तरह से है कि वो रेलवे सर्विस से यानी जो विभाग में वो कार्यरत था उस सेवा से घर की ओर नहीं, घर से वापस कार्य करने के लिए वो वापसी कहा गया है। एक बहुत ही सार्थक कहानी है। तो यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।